Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फ्री राशन स्कीम, जिसको यहाँ पर एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जिसके अंतर्गत 5 किलोग्राम फ्री फूड ग्रेन प्रत्येक महीने में लगभग 80 करोड़ इंडियंस को यहाँ पर दिया जाता है। बेसिकली हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। 2020 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद से ही आप देखेंगे एक बहुत अच्छा सक्सेस इसने दिखाया है। फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत इसको लाया गया था, जिसमें 5 किलोग्राम फ्री फूड ग्रेन्स पर बेनिफिशियरी को प्रत्येक मंथ यहाँ पर दिया जा रहा था। ओके, और इसी के एडिशन में 5 केजी ऑफ सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स भी यहाँ पर अलॉट किए जा रहे थे। चलिए हम समझ लेते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें तो यह आत्मनिर्भर भारत की फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत स्टार्ट की गई एक स्कीम है, जिसका मुख्य उद्देश्य फ्री फूड ग्रेन्स यहाँ पर प्रोवाइड कराना है माइग्रेंट्स को और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप को। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखने मिलेगी। 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था ताकि कोविड-19 के पैंडेमिक के कारण जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। अलॉन्ग विद दैट इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर हो जाता है उस पूरी पॉपुलेशन को जो कि मार्जिनलाइज सेक्शन के अंतर्गत आती है, इनको एक उच्च क्वालिटी का उच्च गुणवत्ता युक्त यहाँ पर खाद्य प्रोवाइड करवाना। अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो आप देखेंगे प्रत्येक इंडिविजुअल यहाँ पर 5 किलो ऑफ फ्री व्हीट और राइस पर पर्सन पर मंथ यहाँ पर दिया जाता है। साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो फ्री जो चना होता है वो यहाँ पर प्रत्येक मंथ दिया जाता है। व्हीट की अगर हम बात करें तो हर स्टेट यूनियन टेरिटरीज जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली एंड गुजरात, जबकि राइस यहाँ पर बाकी स्टेट्स में प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि यही अन्य जगह पर मुख्य खाद्यान्न के रूप में कार्य करता है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि ऐसे कौन से लोग हैं जो एलिजिबल हैं इस सारी चीज़ को लेकर। तो देखिए, प्रत्येक प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो कि अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आते हैं, उन सभी को इसके लिए एलिजिबल माना गया है। अगर हम प्रायोरिटी हाउस होल्ड की बात करें तो इनको हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरीज हैं, ये अपने अपने पैरामीटर्स के हिसाब से आइडेंटिफाई करती हैं। वहीं हम अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज़ की बात करें तो इनको भी स्टेट्स और यूटीज़ के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, उन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा घर जिसको यहाँ पर कोई विडो महिला उसको यहाँ पर हेड कर रही हैं, कोई टर्मिनली इल पर्सन है, डिसेबल व्यक्ति हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक की है, या जिनके पास कोई दूसरा भी सोसाइटल सपोर्ट्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इन सारे लोगों को यहाँ पर एलिजिबल माना जाता है इस पर्टिकुलर योजना के लिए। इसी के साथ जितने भी प्रिमिटिव ट्राइबल हाउस होल्ड हो जाते हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, रूरल आर्टिशंस हैं, क्राफ्टमैन्स हैं, अलॉन्ग विद दैट स्लम ड्वेलर्स, डेली वेजेस अर्नर्स, इन सभी को, जितने भी इनफॉर्मल सेक्टर के लोग आपको देखने मिलेंगे, इंक्लूडिंग द HIV पॉजिटिव पर्सनस एंड पर्सनस विद द बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली, इन सभी को इसके लिए एलिजिबल माना गया है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं कवच सिस्टम की। ये कैसे काम करता है, किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, रिसेंटली यहाँ पर एक हादसा हुआ था। 2 पैसेंजर ट्रेन आंध्र प्रदेश में विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर कोलाइड हुई, और इसी के बाद एक पूरी चीज़ चर्चा में आने लगी कि क्या कवच सिस्टम ने यहाँ पर काम नहीं किया। सो रेलवे ने इसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है कि इस रूट पर अभी कवच सिस्टम नहीं लगा था। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर कवच है क्या। TCAS कवच सिस्टम की अगर हम बात करें, जिसे ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी यहाँ पर बोला जाता है, विच इज़ द कवच। आखिर ये है क्या कवच? देखिए, एक कैब सिग्नलिंग ट्रेन कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है, जो कि एंटी कोलिजन फीचर्स के आधार पर कार्य करता है। अगर हम इसको सिंपली इस तरीके से बात करें तो जब भी एक
ये एक तरीके का वॉच डॉग है जो कि एग्जिस्टिंग सिग्नलिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है। इसको डेवलप किया गया था आज से 10 साल पहले इन 2012 बाय द इंडियन रेलवे रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये लोको पायलट को यहाँ पर एक वार्निंग देता है इन केस अगर वो रेड सिग्नल को नोटिस नहीं करते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग, अगर वो लगातार यहाँ पर ट्रेन चलाते जाते हैं और ट्रेन की गति इस सिग्नल के बाद भी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम नहीं होती है, तो लोको जो कवच सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ट्रेन को रोक देता है। सो दिस इज हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। नाउ द क्वेश्चंस कम कि हाउ इज द कवच सिस्टम डेवलप्ड। तो देखिए, कवच को रेलवे स्टेशंस में यहाँ पर जिस भी रूट पर यहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जाता है, इसके अंदर कुछ कंपोनेंट काम करते हैं जिसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स हमें देखने मिलेंगे। सबसे पहले इट्स दी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको यहाँ पर ट्रैक्स पर लगाया जाता है। ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो रेडियो वेव्स हैं इनकी सहायता से आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या कोई पीपल या कोई ऑब्जेक्ट तो ऐसा नहीं है जो रेलवे ट्रैक पर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का यूज़ किया जाता है ताकि एक ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई किया जा सके या किसी भी इंफॉर्मेशन को रीड किया जा सके। ओके, अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो सेकेंडली लोकोमोटिव सिस्टम यहाँ पर काम करता है जो कि ड्राइवर के केबिन में होता है। ये यहाँ पर RFID जो रीडर होता है हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ली है वो तुरंत यहाँ पर ड्राइवर के केबिन में पहुँचाता है और यहाँ पर एक इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। और फाइनली थर्ड सिस्टम हमें इसका देखने मिलता है रेडियो, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है विच आर टावर्स एंड मॉडेम्स आर इंस्टॉल्ड एट द रेलवे स्टेशन, और जिसके आधार पर ये दोनों के दोनों सिस्टम एक साथ काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ डज कवच इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क। सो देखिए, 3 कंपोनेंट कवच के हमने यहाँ पर रेल ट्रैक में देखे। लोकोमोटिव एंड रेलवे स्टेशंस आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर टू मॉनिटर ट्रेन मूवमेंट, और यहाँ पर ट्रांसमिट किए जाते हैं सिग्नल्स को। इन केस अगर ये कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से फ्लॉप हो जाता है तो कवच सिस्टम ऑटोमेटिकली इस तरीके से काम करता है कि 400 मीटर और के पहले ही पूरी ट्रेन को यहाँ पर रोक देता है। अलॉन्ग विद दैट हम एक चीज़ और याद रखेंगे कि कवच को यहाँ पर डिप्लॉय करने का कॉस्ट 50 लाख रुपीज़ पर किलोमीटर इंडियन रेलवेज को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट के अनुसार जो कवरेज है कवच का दैट इज़ ओनली 1500 किलोमीटर एट दिस रेट, जिसको रेलवे यहाँ पर चाहती है कि इसको भविष्य में और भी इम्प्रूव किया जा सके। सो ये था कवच के बारे में। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, स्पेशली अगर आप अपने नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं। सो डायरेक्टली फ्रॉम दिस पैराग्राफ and from this paragraph you can prepare your notes for the mains examination। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। एक बहुत ही छोटा सा न्यूज़ है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है लीव बेनिफिट की फॉर वुमेन्स इन द आर्म्ड फोर्स मेड यूनिफॉर्म। देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है एक प्रपोजल, जिसके तहत जो आर्म्ड फोर्स में हमारी महिलाएं हैं, जो यहाँ पर वर्दीधारी महिलाएं हैं, इन सभी को भी मैटरनिटी लीव दी जाएगी फॉर देयर चाइल्ड केयर, चाइल्ड अडॉप्शन लीव, ताकि जो महिला सोल्जर्स हैं, सेलर्स हैं या एयर वॉरियर्स हैं, ये अपनी फैमिली और वर्क लाइफ को यहाँ पर मेंटेन कर सकें। और ये पूरा का पूरा काम किया जा रहा है इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन को लेके। सो एक बहुत ही अच्छा मूव है, आप सभी याद रखेंगे, और कुछ भी ज़्यादा इसमें हमें डिटेल में पढ़ने के लिए नहीं है। चलिए स्विच करते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ बात की जा रही है अर्बन इंडिया एंड बेटर लाइफ। देखिए, इस साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 31 अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड सिटीज़ डे, और इस साल थीम थी हमारी फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। चलिए इस आर्टिकल को हम समझ लेते हैं डिटेल में कि आखिर क्या बात की जा रही है। देखिए, पूरे ये जो इस साल का हमारा सिस्टम है वर्ल्ड सिटीज़ डे का, इसने एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन क्रिएट किया है जब बात आती है एयर पॉल्यूशन को लेकर।
अगर हम देखेंगे एक बहुत बड़ा एयर पॉल्यूशन हमें देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है ये लगातार कम होता जा रहा है। अगर हम इंडिया में एक जनरली बात करें तो एयर पॉल्यूशन की वजह से जो प्रत्येक एवरेज इंडियन है इसके जीवन से 5.3 साल कम हो जाते हैं। वहीं दिल्ली में रहने वाले जो रेसिडेंट हैं इनके जीवन काल से 11.9 साल कम हो जाते हैं। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति की एवरेज हम बात कर रहे हैं कि हमारी एक एवरेज जो एज होती है विच इज़ 60 ईयर, तो दिल्ली में अगर आप रह रहे हैं तो मान के चलिए आपके पास केवल और केवल 59 साल ही जीवन के बचे हैं बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इस तरीके से बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से कफिंग हो रही है, चोक हो रहे हैं, ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो रही है, नोज़ और थ्रोट इन्फेक्शन हो रहे हैं, स्किन डिसीजेज भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर हम रिसेंट एक रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो मुंबई में जो सांस लेने की वजह से मृत्यु हैं इनके केस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खराब पॉल्यूशन की बात करें तो ये केवल और केवल इंडो गैंगेटिक प्लेन्स तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं आपको हमारे सराउंडिंग एरियाज स्पेशली हमारी कोस्टल सिटीज़ में भी देखने के लिए मिल रहा है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है वो इसके लिए किस तरीके से जिम्मेदार है। देखिए, जब भी हम इकोलॉजिकल अर्बनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें याद रखनी होगी कि सस्टेनेबल मैनर में हमें डेवलपमेंट करना है। हम कंक्रीट का यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से आप देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट लगातार बढ़ता जा रहा है, रिजल्ट इनटू पॉल्यूशन यहाँ पर बढ़ रहा है, कहीं पर गार्डन्स नहीं है, फॉरेस्ट की कमी हमें देखने मिल रही है। परिणाम स्वरूप ये जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है ये पूरे में फैला हुआ है। साथ ही अगर हम अर्बन सिटीज़ में बात करें तो केवल और केवल जो एयर पॉल्यूशन है, जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, वो अपने आप में इसका सबसे बड़ा एक आपको उदाहरण देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से रोड एक्सपेंशन हो रही हैं, फ्यूल कंजम्पशंस बढ़ता जा रहा है और इन्हीं व्हीकल्स के यूज़ की वजह से पॉल्यूशंस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और इसी के कारण आप जैसे जैसे आपकी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जा रहे हैं, रोड्स बनती जा रही हैं, बिल्डिंग बनती जा रही हैं, ग्रीन स्पेसेस की कमी होती जा रही है, उसी का परिणाम है कि वाटर बॉडीज कम होती जा रही हैं और अर्बन फॉरेस्ट लगातार घटता जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पर की गई है, एक जो इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट है, चलिए ये तो हो गया बिल्डिंग के कारण। इस पूरे आर्टिकल में अलग अलग एस्पेक्ट्स पे चर्चा की जा रही है। नेक्स्ट एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो इट इज़ द रैपिड ऑटोमोबाइल मार्केट ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ की बात करें अगर हम तो इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट जो कि प्रोजेक्ट करता है लगभग $160 बिलियन का मार्केट बाय 2027, यहाँ पर हमें इसको रीएवैल्यूएट करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ती जाएंगी हर बार इनका 10% एयर पॉल्यूशन के लिए ज़िम्मेदार होता जाएगा। ऐसे में हमारा इनको अवॉइड करना अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो क्या किया जाए सुधार के लिए? देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर दी जा रही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारने की आवश्यकता है, हमें अपनी बसेस की क्वालिटीज़ को सुधारने की आवश्यकता है, ताकि जो अर्बन मोबिलिटी में जो डिमांड है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ सके। अलॉन्ग विद दैट हमें बिजी रूट्स पर आप देखिए बाइसिकल लेन को क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि जो पेडेस्ट्रियंस वॉक हैं वो आसान हो सके, पैदल यात्री आसानी से जा सकें और बाइसिकल का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अलॉन्ग विद दैट हमें प्राइवेट मोटराइज्ड व्हीकल्स जो हैं उनके इस्तेमाल को कम से कम करना है, ताकि जो एयर पॉल्यूशन है वो यहाँ पर घट सके। सो यहाँ पर जो पूरा आइडिया है, जो सेंट्रल आइडिया है, जो पूरी सेंट्रल थीम है इस सभी के पीछे, वो है नो कार डे को प्रमोट करना। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसे दिन को सुनिश्चित कर देना जिस दिन कोई भी व्यक्ति अपनी अपनी कार लेके या प्राइवेट व्हीकल्स का यहाँ पर इस्तेमाल ना करे और केवल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करे, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो पॉल्यूशन है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट हमें एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की आवश्यकता है अगेंस्ट द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। यहाँ पर हमें इस तरीके का एक पॉलिसी तैयार करनी होगी जिसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके कि किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री द्वारा कितना वेस्ट यहाँ पर रिलीज़ किया जा रहा है, इनको सुपरवाइज किया जा सके। और स्ट्रीट का जो सुपरविजन है वो कोई और नहीं बल्कि लोकल रेसिडेंट ही करें, ताकि एक प्रोएक्टिव मेजर लिया जा सके और तत्काल प्रभाव से देखिए इसके खिलाफ कार्यवाही की जा सके।
अलॉन्ग विद दैट जो अर्बन में नॉर्मल चीज़ें हैं, जो हमारे पॉन्ड्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, फॉरेस्ट हैं, पार्क हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, हमें इनको भी प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है ताकि कोई भी प्राइवेट ओनर इन पे अपना कब्जा ना जमा सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें यहाँ पर सिटीजन्स को एम्पावर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सिटीजन्स एम्पावर होंगे, अवेयर होंगे, तो हमारी गवर्नेंस का जो फैक्टर है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर काम करेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। ये पूरी की पूरा चर्चा की जाने वाली है कतर के कोर्ट में, दोहा के कोर्ट में इंडिया के 6 एक्स आर्मी ऑफिशियल्स को सुनाई गई सजा के ऊपर। देखिए चैलेंजिंग डिप्लोमेटिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है इंडियन नेवी और स्पेशली इंडिया और कतर के बीच में, जहाँ पर इंडियन नेवी के 6 एक्स ऑफिशियल्स को यहाँ पर कतर के द्वारा ट्रेजरी करने के लिए या फिर स्पाई करने के लिए उनको डेथ सेंटेंस दे दी गई है। तो ये तो सबसे पहले रहा बैकग्राउंड। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी क्या। देखिए इंडिया और जो कतर के रिलेशन है वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। हमारे जो ऑयल इम्पोर्ट हैं, एक्सपोर्ट हैं, ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी के अलावा अगर आप देखेंगे तो इंडिया यहाँ पर डिसाइड कर रहा है कि वो एक लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला है अपने लोगों को, और इस डेथ सेंटेंस के खिलाफ जो इंडिया से बन पड़ेगा वो सारी एक्टिविटीज़ करेगा। इन सारी चीज़ों का देखिए सिर्फ एक ही सबसे बड़ा आउटकम हमें देखने मिलने वाला है, वो है इंडिया और कतर के डिप्लोमेटिक रिलेशंस। वो यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट हो सकते हैं। ये पूरी घटना उस समय हुई है जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कुछ भी अप्रोप्रिएट नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर आप इंडिया का पोजीशन देखें इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट पे, एंड दे सपोर्ट फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज विल बी टेस्टेड इन लाइट ऑफ द कतर्स इमर्जिंग रोल इन मीडिएशन बिटवीन अरब वर्ल्ड एंड दी इजराइल। ऐसे में ये पूरी घटनाक्रम कहीं भी इंडिया के फेवर में नहीं जा रहा। जहां इंडिया की अगर हम बात करें तो वो लीगल और डिप्लोमेटिक असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है अपने लोगों को, वहीं कतर के कोर्ट में भी इस जजमेंट को लेकर कुछ इश्यूज हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। सो वी हैव टू वेट टिल द टाइम कि यहाँ पर क्या डिसीजन लिए जाएंगे। चूँकि हम इंडिया और कतर के रिलेशंस को अभी कई बार बैक टू बैक कवर कर चुके हैं, सो आई एम गोना स्किप दिस पार्ट राइट नाउ। चलिए चलिए चर्चा करते हैं हम एक न्यूजीलैंड के वोटिंग सिस्टम के बारे में। देखिए एक तरफ अगर आप उड़ीसा की बात करें और दूसरी तरफ आप ऑकलैंड की बात करें तो दोनों में बहुत डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल जाता है। नाउ द क्वेश्चंस कम, अगर इतना ही डिफरेंस है तो हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए चाहे इनके अंदर कितना भी डिफरेंस हो सोशियो इकोनॉमिक लेवल पर, लेकिन यहाँ पर एक यूनिक सी चीज़ इन दोनों के बीच में हमें कॉमन नज़र आती है, विच इज़ द स्प्लिट वोटिंग। उड़ीसा में एक यूनिक सेटअप है कॉन्करेंट लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस का, जो कि एक इलेक्टोरेट डिफरेंशिएशन पॉलिटिकल चॉइस क्रिएट करता है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट करवाए थे 2019 में, जहाँ पे वोटर्स कैन कास्ट द बोथ देयर वोटर्स ऑन द सेम डे but split their voting patterns. Considering the Lok Sabha votes, the Biju Janata Dal led in 88 out of 146 assembly. However, on the same day for the assembly votes, the BJD 113 out of 146 assembly constituency. और इसी के साथ जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 25 सीट का हमें देखने के लिए मिला। और यही सिमिलर पैटर्न हम देखते हैं एमएमपी सिस्टम में, जो कि न्यूजीलैंड का एक सिस्टम है। देखिए न्यूजीलैंड में यहाँ पर क्या होता है, वोटर्स दो तरीके से वोट कर सकते हैं, अ पार्टी वोट एंड एन इलेक्टोरेट वोट। पार्टी वोट यहाँ पर डिटरमाइन करता है कि पार्लियामेंट का पूरा कॉम्पोजिशन क्या होगा, वहीं जो इलेक्टोरेट वोट होता है ये सिलेक्ट करता है लोकल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। पार्टीज़ की जो लिस्ट सीट होती है 48 आउट ऑफ 120, वो पार्टी वोट के आधार पर यहाँ पर डिसाइड की जाती है। वहीं इलेक्टोरेट वोट की हम बात करें तो ये यहाँ पर पार्टी की रेप्यूटेशन को पार्लियामेंट में किसी भी तरीके से इम्पैक्ट नहीं करते, बट दे अलाउ वोटर टू स्प्लिट देयर वोट्स इन दी पार्लियामेंट। जो एमएमपी सिस्टम है ये एक्चुअली अकोमोडेट करता है एक डाइवर्स वोटिंग पैटर्न को, और अलाउ करता है किसी भी वोटर को कि वो चूज़ कर सकता है डिफरेंट पार्टीज़,
चाहे एमपी को अलग पार्टी का बनाया जा सकता है और लोकल पार्टी या पार्लियामेंट के लिए यहाँ पर डिफरेंट पार्टी का भी चुनाव किया जा सकता है। इन अ सिमिलर मैनर यही पैटर्न हमें देखने मिलता है उड़ीसा में। सवाल उठता है कि आखिर ये सिस्टम हम अपना क्यों रहे हैं अलग अलग गवर्नमेंट का। तो देखिए, जो स्प्लिट वोटिंग है ये एक लोकल अकाउंटेबिलिटी या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर इंश्योर करती है। दैट मीन्स दे कैन नॉट सोली रिलाई ऑन द पार्टीज पॉपुलैरिटी, बट यहाँ पर एक प्रेफरेंस भी वो देखते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से। दूसरी बात करें, देखिए पार्लियामेंट पार्टीज जो हैं वो अपना फोकस यहाँ पर शिफ्ट कर सकती हैं फ्रॉम इंडिविजुअल कैंडिडेट win ability to emphasize policies and ideologies when seeking party votes, promotions and more substantive political debates. अलॉन्ग विद दैट जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव हो जाता है, जहाँ एमएमपी सिस्टम में आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बढ़ जाता है एक अंडर रिप्रेजेंट ग्रुप का, जिसके अंदर विमेन, इंडिजीनियस कम्युनिटी और डिफरेंटली एबल इंडिविजुअल्स और मार्जिनलाइज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट स्प्लिट वोटिंग की वजह से जो वोटर्स होते हैं वो अपने डाइवर्स रेंज ऑफ पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस को यहाँ पर दिखा सकते हैं विदाउट देयर वोट्स गोइंग टू वेस्ट अंडर द नोटा। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है। अलॉन्ग विद दैट हम अगर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ और चॉइसेस की बात करें तो ये सिस्टम एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है वोटर्स को कि वो चूज़ कर सकें अपने बेस्ट कैंडिडेट को अलॉन्ग विद द कंबाइंड बेस्ड ऑन देयर बिलीव्स। यंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हमें इसमें देखने के लिए मिल जाता है और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये वर्तमान परिवेश से बहुत ही अच्छा साबित होता है। चलिए बात करते हैं नीति आयोग की एक लिस्ट के बारे में। नीति आयोग जो गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, इट्स लर्न टू हैव मार्क द रिपोर्ट्स ऑन स्टेट प्रोग्रेस ऑन वाटर मैनेजमेंट फॉर 2018-2019। ओके, वाटर का यहाँ पर क्या स्क्रीनिंग है, हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, उन सभी की जानकारी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है जो कि पब्लिकली रिलीज़ की जा रही थी। ये रिपोर्ट यहाँ पर कंपोजिशन वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के नाम से जाने जाती है, जिसको सबसे पहली बार जून 2018 में यहाँ पर लॉन्च किया गया था। पहले एडिशन की बात करें तो इसके अंदर 2015-16, 16-17 और 17-18 के डेटा को लेकर आया गया था और इसी के साथ इस रिपोर्ट को एक वाटर रिसोर्स, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और रूरल डेवलपमेंट के लिए रिलीज़ किया गया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर हमें पता चला था कि जो वाटर डिक्रीज़ है वो हमारे यहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है, फ्रॉम 1545 क्यूबिक मीटर से 1486 क्यूबिक पर मीटर यहाँ पर पानी हमारे यहाँ कम होता जा रहा है। चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं CWMI रिपोर्ट के बारे में। तो जैसा हमने डिस्कस किया, नीति आयोग के द्वारा 2018 में से सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था ताकि एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इंडियन स्टेट्स के अंदर यहाँ पर क्रिएट किया जा सके। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे स्टेट्स हैं उनको ये बताना कि प्रत्येक एरिया में वाटर मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाना है और इनकी क्या परफॉर्मेंस है। बेसिकली ये 9 की थीम्स के आधार पर या 9 की एलिमेंट्स के आसपास यहाँ पर घूमता है, जिसके तहत डिसाइड किया जाता है कि कैसा पैरामीटर तय किया जाएगा। ये पैरामीटर्स अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, इसके अंदर बात की जाएगी अर्बन वाटर सप्लाई और सैनिटेशन क्या है, रूरल ड्रिंकिंग वाटर कंडीशन क्या है, और ये सारे पैरामीटर्स के आधार पर CWMI रिपोर्ट को यहाँ पर तैयार किया जाता है। चलिए, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। एंड नाउ द क्वेश्चन इज mains question of the day. So here are two very important questions in front of your screen. What all you have to do, just write the answer, click the photograph and upload it on our website. इसको अपलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट rawsacademy.in पर करंट अफेयर्स सेक्शन या मेंस डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन में जा सकते हैं, या इसके लिए आपको डायरेक्ट लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.